मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी के क्लास में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज में साथियों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी गन्ना पर्यवेक्षक 2019 में जो पेपर हुआ था, इसमें जितने भी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मला उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है यशपाल, ऑप्शन डी है भीष्म साहनी। तो निर्मला उपन्यास के लेखक साथियों ये प्रेमचंद जी हैं। कौन है? प्रेमचंद जी हैं। और जयशंकर प्रसाद का जो है आंसू, आंसू, लहर, लहर और इंद्रजाल, इंद्रजाल। और इनका एक है आकाशदीप, आकाशदीप। ठीक। अगला प्रश्न है, हुंकार काव्य के रचयिता कौन है? हुंकार काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है नागार्जुन और डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो हुंकार काव्य के रचयिता साथियों ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचना है उर्वशी, उर्वशी। इसके लिए इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है। किसके लिए? उर्वशी के लिए। अगला प्रश्न है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है बहुत गुस्सा होना, ऑप्शन बी है बहुत प्रसन्न होना, ऑप्शन सी है लज्जित होना और डी है बीमार होना। तो लाल पीला होने का मतलब क्या है? बहुत गुस्सा होना, एकदम आग बबूला हो जाना। ठीक। अगला प्रश्न है, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। बहुत ज्यादा कंजूसी जो करता है उसके लिए कौन सी लोकोक्ति उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए है घर की मुर्गी दाल बराबर, ऑप्शन बी है चट मगनी पट ब्याह, ये चट है, चट मगनी पट ब्याह, ऑप्शन सी है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए और डी है आम के आम गुठलियों के दाम। तो बहुत कंजूस जो होता है साथियों उसे क्या कहा जाता है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक। अगला प्रश्न है, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? दो विपरीतार्थक बातों के बीच, शब्दों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? ऑप्शन ए है उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन बी है योजक चिन्ह, ऑप्शन सी है विस्मयादिबोधक चिन्ह और डी है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जो विपरीतार्थक होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का तो ये सभी जानते हैं और विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है, ऐसे होता है। ठीक। और जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं उनके बीच में क्या लगता है? योजक चिन्ह लगता है साथियों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और उद्धरण चिन्ह जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक डबल पाई होता है, मतलब ये होता है एक दोहरा उद्धरण चिन्ह और एक होता है एकल उद्धरण चिन्ह। और एकल कौन सा होता है? जब एक पाई से किसी चीज को अंडरलाइन ऐसे किया जाता है, किसी बात को एक पाई से। एक डबल जो होता है ये डबल, ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है। और जो ये है इसको जो एक पाई होता है ये होता है एकल उद्धरण चिन्ह, यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो। ठीक। अगला प्रश्न है, पर किस कारक का प्रयोग किस पर जो है किस कारक में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है संप्रदान, ऑप्शन बी है अपादान, ऑप्शन सी है संबंध, ऑप्शन डी है अधिकरण। तो पर किस में आता है? में और पर जो है साथियों ये अधिकरण में आता है। अधिकरण में क्या आता है? में और पर आते हैं कारक चिन्ह। ठीक। और संबंध में आता है का, के और की, का, के, की और क्या आता है? रा, रे और री। ये सभी अगर कोई कारक किसी में लगे हो तो वहां पर क्या होता है? संबंध होता है। और अपादान जो होता है साथियों ये होता है से, लेकिन किस भाव में? अलग होने के भाव में, अलगाव की स्थिति में होता है से। ठीक। अगला प्रश्न है, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए है विराट तेज खेलता है, ऑप्शन बी है विराट खेलता तेज है, ऑप्शन सी है तेज खेलता है विराट और डी है खेलता है तेज विराट। तो इसमें सही कौन सा है? विराट तेज खेलता है। ठीक। विराट तेज खेलता है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन आजकल विराट तेज नहीं, आजकल रिंकू सिंह खेल रहे हैं तेज। ठीक। मार मार छक्का बराबर कर दिया था। अगला प्रश्न है,
बर्बर का विलोम शब्द है, बर्बर का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है दुर्बल, ऑप्शन बी है निर्मल, ऑप्शन सी है सुंदर, ऑप्शन डी है सभ्य। तो बर्बर का विलोम साथियों क्या होता है? सभ्य होता है। बर्बर का मतलब दुष्ट होता है, क्रूर होता है, तो इसका विलोम क्या होगा? सभ्य होगा। और सुंदर का क्या होगा? मलिन होगा, मलिन या गंदा, मटमैला। ठीक। अगला प्रश्न है, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होना कौन सा होगा? ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है प्रक्षिप्त, ऑप्शन बी है उत्क्षिप्त, ऑप्शन सी है आरोहण, ऑप्शन डी है उत्थान। तो ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या है साथियों? ये है उत्क्षिप्त है। क्या है? उत्क्षिप्त। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है साथियों? ऑप्शन ए है अम्बुद, ऑप्शन बी है पारावार, ऑप्शन सी है अर्णव, ऑप्शन डी है पयोधी। तो इनमें से जो है समुद्र का कौन सा नहीं है? ये अम्बुद जो है साथियों, ये किसका है? ये बादल का पर्यायवाची शब्द है, बादल। ठीक। ये अम्बुद जो है बादल का पर्यायवाची होता है। और ये जो एक इससे होता है अम्बुज, अम्बुज तो ये होता है कमल का होता है। ठीक। और ये अम्बुद और अम्बु का मतलब क्या होता है साथियों? अम्बु, अम्बु का मतलब होता है जल। ठीक। तो ये इसी से सब बने हैं, अम्बुद, अम्बुज, अम्बुधि। ठीक। तो ये इसमें ऐसे आप याद करिए, गलत बहुत ज्यादा होता है इसलिए आपको बता रहे हैं। तो ये जो अम्बुद है, दा से आप इसको याद करिए कि देने वाला, यानी कि अम्बु मतलब पानी होता है, पानी देने वाला कौन सा होता है? बादल होता है। तो ये आपको सही से याद रहेगा। और अम्बुज जो है, जा से इसको जन्म से लिंक करके याद करिए, जन्म। अम्बुज मतलब जल में जिसका जन्म होता है उसे कमल कहते हैं। तो ऐसे आपको इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा और सही से याद होगा। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन ए है अनुसांगिक, ऑप्शन बी है आनुषंगिक, ऑप्शन सी है अनुसांगिक और डी है अनुषंगिक। यानी कि इसमें जो है पहले तो आपको ये सा पहचानना है, कौन सा रहेगा, छोटा सा रहेगा कि बड़ा सा, कि सलजम वाला, कि जो है सपेरा वाला। तो इसमें कौन सा रहेगा? ये खटकोड़ वाला सा रहेगा और आनुषंगिक रहेगा। क्या रहेगा? आनुषंगिक। ऑप्शन बी इसमें सही वर्तनी है। अगला है, अभीष्ट का सही संधि विच्छेद होगा। अभीष्ट का संधि विच्छेद कौन सा इसमें सही है? ऑप्शन ए है अभी प्लस ईस्ट, ऑप्शन बी है अभी प्लस ईस्ट, ऑप्शन सी है अभी प्लस ईस्ट, ऑप्शन डी है अभी प्लस ईस्ट। तो अभीष्ट का संधि विच्छेद साथियों अभी प्लस ईस्ट होगा। और इसमें जो है ये छोटी ई और छोटी ई दोनों मिलकर जो है ये बड़ी ई बनाएंगे, अभीष्ट बनाएंगे। तो ये समान सजातीय स्वर किसमें मिलकर दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं? ये साथियों दीर्घ संधि की परिभाषा है, ये दीर्घ संधि को परिभाषित कर रहा है। तो यहां पर कौन सी संधि होगी अभीष्ट में साथियों? यहां पर होगी दीर्घ संधि। ठीक। अगला प्रश्न है, अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अंतिम शब्द जो है इसमें किस प्रकार का प्रत्यय प्रयोग हुआ है? तो जो प्रत्यय होते हैं साथियों ये मूल शब्द के पीछे लगते हैं, मूल शब्द के पीछे लगते हैं। और उपसर्ग जो होता है, उप का मतलब पहले होता है, तो उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक। तो इसमें देखना है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। तो अंतिम में जब इसको अलग करेंगे आप तो ये होगा अंत, और इसमें प्रत्यय क्या होगा? इम। इसमें मूल शब्द जो है साथियों ये अंत है। उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करते समय या जोड़ते समय आप एक खास चीज का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो मूल शब्द होता है ये जो है सार्थक होना चाहिए, इसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। ठीक। इसका कोई मतलब हो, जो मूल शब्द है, जैसे अंत है तो अंत का मतलब समाप्त होता है, तो ये मतलब कहने का मतलब इसका कोई अर्थ होना चाहिए, ऐसे नहीं। और इम जो है, जो उपसर्ग प्रत्यय रहता है उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है, कभी कभी होता भी है और नहीं भी होता, लेकिन मूल शब्द जो है इसका अर्थ निकलना या सार्थक होना बहुत जरूरी है। ठीक। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है? इम है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है साथियों, कला प्रवीण में कौन सा समास है? कला प्रवीण में कौन सा समास है? तो इसका जब समास विग्रह करेंगे कला प्रवीण का, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? कला में प्रवीण, कला में प्रवीण। तो जब इसमें आप लिखेंगे कला में प्रवीण, कला में
प्रवीण। ठीक, तो इसका विग्रह जब आप कर रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है, कारक चिन्ह आ रहा है। क्या आ रहा है, कारक चिन्ह आता है। तो कारक चिन्ह वाला समास कौन सा होता है साथियों, ये तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है, कारक चिन्ह होता है। और द्वंद्व समास की पहचान है, इसमें योजक चिन्ह आता है, योजक चिन्ह आता है। ठीक, योजक चिन्ह आता है, ये द्वंद्व समास होता है। और अव्ययी भाव समास की पहचान है साथियों, इसमें प्रति, इसमें अव्यय आता है, प्रति, भर, भर, हर। ठीक, ये जो है अव्ययी भाव समास की पहचान है। और बहुब्रीहि समास साथियों, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान, यानी कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक, तो क्ला प्रवीण में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें कौन सा शब्द है जो तत्सम है, तो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। तो इसमें से देखिए कौन सा संस्कृत का शब्द है। ऑप्शन ए है छाया, ऑप्शन बी है छाता, ऑप्शन सी है छेद, ऑप्शन डी है छुरी। तो इसमें जो है संस्कृत का शब्द कौन सा है साथियों, ये छाया जो है ये संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का मतलब संस्कृत शब्द को ऐसे पहचानिए कि जैसे आप खड़ी बोली बोलते हैं, तो इसमें जो प्रयोग होते हैं लगभग ये जो होते हैं कि जो है थोड़ा साइंटिफिकली होते हैं, तो ये संस्कृत से लिए होते हैं। और जो हम देसी भाषा में बोलते हैं, जैसे अभी छाया को बोलेंगे कि हम थोड़ा छाए रुक जाते हैं, और जो है अगर इसका तद्भव बोलेंगे तो हम थोड़ा छाव में रुक जाते हैं, छाह में रुक जाते हैं। तो इसका तद्भव क्या होगा, छाह होगा, छाह जो है इसका तद्भव होगा। ठीक, और छाता का जो है साथियों इसका तत्सम होगा छत्र। क्या होगा, छत्र। ठीक, और छेद का तत्सम होगा, इसका छिद्र होगा, छिद्र। ठीक, अगला प्रश्न है, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। टा वर्ग जो है ये उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है तालव्य, ऑप्शन सी है मूर्धन, ऑप्शन डी है दंत। तो दंत होते हैं साथियों, ये ता वर्ग होता है, ता, थ और ध। और कौन सा होता है, न। ता था दा धा ना जो होता है ये दंत का होता है। और मूर्धा जो होता है ये टा वर्ग होता है, ट, ठ, ड और ढ, ये जो है मूर्धन्य होते हैं। और तालव्य कौन से होते हैं, ये चा वर्ग होता है, चा, छ, जा और झा। ठीक, और कंठ जो होता है साथियों ये का वर्ग होता है, क, ख और ग, घ। ठीक, और ना। तो इसमें टा वर्ग कौन सा है साथियों, मूर्धन्य। टा वर्ग को क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है उ, ऑप्शन सी है ए और डी है ओ। तो पहले आप ये जानिए कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। मूल स्वर जो है कौन कौन से हैं, तो मूल स्वर जो है साथियों ये है आ, ई और उ। ये तीनों जो है साथियों ये मूल स्वर हैं। और जब जो मूल होता है, मूल से और जो है पूरे वर्णमाला में जो और शब्द बने हैं इन्हीं तीनों से मिलकर बने हैं। तो इसमें दीर्घ पूछा गया है, तो दीर्घ ये है बड़ा आ जो है इसमें दीर्घ स्वर है। ठीक, अगला प्रश्न है, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है। जो शासकीय पत्र होता है उसमें पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है। ऑप्शन ए है दिनांक, ऑप्शन बी है सेवा में, ऑप्शन सी है प्राप्तकर्ता का पद नाम, डी है प्रेषक पदाधिकारी का नाम। तो जो शासकीय पत्र होता है साथियों इसमें पत्र संख्या के बाईं ओर क्या लिखा जाता है, प्राप्तकर्ता का पद नाम। क्या लिखा जाता है, प्राप्तकर्ता का पद नाम। अगला प्रश्न है, अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। यानी कि जो नोटिफिकेशन होता है उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होती है, ऑप्शन बी है इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, ऑप्शन सी है ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है, और डी है इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। तो सूचना के संदर्भ में इसमें गलत क्या है साथियों, ये जो सी ऑप्शन है ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की मानी जाती है, यही इसमें गलत है। ठीक, तो साथियों इस प्रश्न से इस पेपर से इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे
इसमें इसमें भी शायद 25 क्वेश्चन ही थे, बाकी तो गद्यांश का था। इतना ही हमको जो है अच्छा क्वेश्चन मिला तो आपके लिए हमने ले आया और डिस्कस किया। तो आगे कल फिर मिलते हैं किसी और पेपर को लेके। आप सजेस्ट करते नहीं है, हम ढूंढ ढूंढ के लेकर आते हैं, अब देखते हैं कौन सा बचा है प्रीवियस ईयर। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मित्रों, और जो है वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना स्कोर शेयर करते हैं, तो आप लोग भी शेयर किया करिए जो लोग नहीं करते हैं। ठीक, तो मिलते हैं कल एक दमदार सेशन में मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।